नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में आपको बताएंगे आखिर कैसे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया, देश हित की बात की जाए, राष्ट्र हित की बात की जाए, किसानों की बात करें, पशुपालकों की बात करें, उनके हितों से कोई समझौता नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे मानसून सत्र में आज फिर हंगामा आखिर किस वजह से हुआ। साथ ही बात करेंगे लगातार बढ़ रहे, अगर बारिश की बात की जाए, उत्तराखंड की हम बात करें, वहां पर किस तरह के हालात हैं। धराली में फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है और भी क्या अपडेट है मौसम की बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों के साथ नहीं करेगा समझौता। किसानों के हितों को बताया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। साथ ही कहा, व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकाने को तैयार। पीएम मोदी ने हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की जन्मशती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का एमएस स्वामीनाथन ने चलाया अभियान। वीआईओ हैप्पीनेस का दिया आइडिया। संसद की कार्रवाई विपक्षी हंगामे के चलते बार बार बाधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से सदन को शांतिपूर्वक चलने देने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 सदन में किया पेश। कैश मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज। अदालत ने उनकी याचिका को नहीं माना सुनवाई योग्य। उत्तरकाशी के धराली में युद्धस्तर पर बचाव अभियान जारी। 135 लोगों को सुरक्षित रूप से हर्षिल से बाहर निकाला गया। सीएम धामी ने की रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार रखे हैं नजर। अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। और 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को भारत ने बताया अकारण और तर्कहीन। कहा, बाजार पर आधारित है तेल का आयात। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया जाएगा हर जरूरी कदम। और आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि किसानों के जो हित हैं उससे कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों को भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वे व्यक्तिगत रूप से कोई भी कीमत चुकाने को भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत अपने अन्नदाताओं के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली स्थित आईसीआर पूसा में आयोजित एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने की दिशा में प्रोफेसर स्वामीनाथन के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत को आंख दिखाने की कोशिश करने वाली ताकतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो टूक जवाब। देश के हितों से समझौता न करने का संकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे व्यक्ति को समर्पित कार्यक्रम के दौरान लिया जिन्होंने देश में हरित क्रांति की अगुवाई कर खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की
जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियों और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर एक स्मारक सिक्का और शताब्दी स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग रखा गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने वर्षों पहले ये सुझाव दिया था कि मैंग्रोव की जेनेटिक क्वालिटी को धान में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इससे फसलें भी जलवायु के अनुकूल बनेगी। आज जब हम क्लाइमेट एडेप्शन की बात करते हैं तो महसूस होता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। साथियों, आज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा होती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। आज हम यहां इसी आइडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वामीनाथन की विरासत का सम्मान करने के लिए MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के प्रोफेसर आर्डिनेले को पहला पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने वैज्ञानिकों से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को कृषि से जोड़ने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पारंपरिक कृषि ज्ञान की विरासत है, जिसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक समग्र कृषि प्रणाली बनाई जा सकती है। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों और उद्यमियों से आग्रह किया कि वे किसानों के लिए नवाचार करें और भारत को ग्रीन प्रोडक्शन में अग्रणी बनाएं। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बात जो है आज वो दोहराई और खासतौर से अमेरिका की ओर से भारत के लिए नया टैरिफ लागू करने से पहले भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्रवाई अनुचित, अकारण और तर्कहीन है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है और ये नया टैरिफ पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जुड़कर कुल 50% हो जाएगा। भारत ने इसके जवाब में कहा है कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हम इन मुद्दों पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, जिसमें तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत की 1 अरब 40 करोड़ आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, जबकि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में ऐसा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का ये कदम अनुचित, अकारण और तर्कहीन है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। तो विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई ट्रंप टैरिफ को लेकर, खासतौर से जिस तरीके से जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, जिसके बाद कुल टैरिफ की अगर बात की जाए तो ये करीब अब 50% हो चुका है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि जो राष्ट्र हित है वो सर्वोपरि है, प्राथमिकता राष्ट्र हित को दी जाएगी और जिस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, वैश्विक परिस्थितियां जो हैं, कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखा जाता है और ख़ासतौर से वही परिस्थितियां जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारत लगातार हम देख सकते हैं किस तरीके से करीब अगर देखा जाए तो यहाँ पर सभी देशवासियों के लिए जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन यहाँ कई ऐसे दूसरे देश भी हैं लेकिन उनको निशाना नहीं बनाया जा रहा और उसी वजह से कई सवाल जो हैं वो जाहिर तौर पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर
भारत को ही क्यों इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, और ख़ासतौर से टैरिफ की जब बात हम कर रहे हैं तो एक जबरन टैरिफ भारत पर क्यों लगाया जा रहा है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड जो हैं वो जाहिर तौर पर नज़र आते हैं। आखिर क्यों हैं वो, आइए आपको समझाते हैं। अगर देखा जाए तो दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक रूस से सबसे अधिक ऊर्जा खरीद चीन ने की है, लेकिन वहाँ उसको निशाना नहीं बनाया जाता। उसके साथ साथ रूस से चीन को कच्चे तेल का निर्यात करीब 47% है, जबकि भारत का इससे कम है। और इसके साथ साथ यूरोपीय संघ की भी अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ रूस से गैस का नंबर 1 खरीदार है, यानी सबसे ज़्यादा जो गैस खरीद रहा है वो यूरोपीय संघ के देश हैं। और इसका एक आंकड़ा भी आपको हम बता देते हैं। अकेले जून 2025 की अगर बात की जाए तो यूरोपीय संघ ने देशों ने करीब, आप देख सकते हैं, 1.2 बिलियन यूरो से अधिक की खरीदारी की है रूस से। लेकिन निशाना भारत को बनाया जा रहा है। भारत रूस से रिफाइन किया हुआ फ्यूल नहीं खरीदता है, लेकिन तुर्की की हम बात करें तो उसका 26% हिस्सा तुर्की खरीदता है। और इसके साथ साथ भारत जो है वो रूस से कोई भी पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदता है। चीन और ब्राज़ील भी रूस से पेट्रोलियम उत्पाद के प्रमुख खरीदार भी हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से लगातार भारत को जो निशाना बनाया जा रहा है, और ऐसे में दोहरे मानदंड जो हैं वो जाहिर तौर पर नजर आते हैं। अमेरिका जो है वो भी लगातार, हम देख सकते हैं, यूरेनियम की बात की जाए, यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड की बात की जाए, फर्टिलाइजर, रसायन जो है वो लगातार आयात करता है, लेकिन जवाब ये दिया जाता है कि उनको इसकी जानकारी ही नहीं है। तो तमाम अलग अलग देश हैं अमेरिका के साथ साथ जो कि लगातार रूस से, आप देख सकते हैं, किस तरीके से खरीदारी करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2024 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जो ऊर्जा सलाहकार थे, उन्होंने कहा था कि भारत जो है वैश्विक बाजारों को स्थिर बनाने के लिए मदद कर रहा है। यानी भारत की जो भूमिका है वो किस तरीके से, देखिए, महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ राष्ट्रहित की हम बात कर रहे हैं, बल्कि कैसे विश्व कल्याण की अगर बात की जाए, वैश्विक बाजार की स्थिति जो है उसको बेहतर करने के लिए, वहाँ पर स्थिति बेहतर बनी रहे, उसमें कैसे भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। 2024 में जो राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, उनके ऊर्जा सलाहकार ने ये बयान दिया था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज वही अमेरिका कुछ अलग ही मानदंड भारत के लिए कहीं ना कहीं अपनाता हुआ नजर आ रहा है। और उसी वजह से दोहरे मानदंड जो हैं यहाँ नजर आ जाते हैं कि आखिर ऐसा किस वजह से है। और इसी कड़ी में जब हम देखते हैं कि भारत जो है अपना, हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर भारत अब जवाब भी दे चुका है कि भारत के लिए जो प्राथमिकता है वो उसके किसान हैं, पशुपालक हैं, मछुआरे हैं। प्रधानमंत्री ने आज भी इस बात को दोहराया कि जब हम देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और भले ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसकी कीमत चुकानी भी पड़े, उसके लिए प्रधानमंत्री तैयार हैं। और साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अनुज जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, जैसिका हमारे साथ जुड़ी हैं, मनोज पंच जी हमारे साथ जुड़े हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मनोज जी। सबसे पहले मैं अनुज आप पे आना चाहूँगा। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने, कहा जाए तो दो टूक शब्दों में सीधा बता दिया कि हमारे लिए देश की प्राथमिकता क्या है। भारत की जो प्राथमिकता है वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने दोहराई आज। देखिए, ये एक सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री का जो बयान है इसके बड़े मायने हैं, गंभीर मायने हैं इस बात को लेकर कि देश की जो प्राथमिकताएं हैं वो सबसे पहले जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। किसान है वो बिल्कुल सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकताओं में आता है, और उनके हितों की रक्षा करना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल तैयार है, चाहे उसके लिए कुछ भी व्यक्तिगत कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ये एक बड़ा बयान है, निश्चित तौर पर देश की जनता के मनोबल को बढ़ाने वाला बयान है। हम देखते हैं कि पिछले अगर 11 वर्षों के अंदर हम देखें, किसान और कृषि को एक रीढ़ की हड्डी के रूप में जो है मजबूत करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कई कल्याणकारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे आज देश खाद्यान्न के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, बल्कि खाद्यान्न के क्षेत्र में मुकुल निर्यात लगातार बढ़ा है। हम जानते हैं कि MS स्वामीनाथन का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को इंगित करते हुए कहा कि जो स्वामीनाथन की जो नीतियां थी उन्हीं को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाते हुए आज आत्मनिर्भरता का जो रास्ता है उसको तय किया है। और सबसे बड़ी बात है, मुकुल की MS स्वामीनाथन ने भी कहा था कि कृषि अगर गलत रास्ते पर जा रही है तो समझो फिर देश में कुछ भी सही रास्ते पर नहीं जा रहा है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जब 2014 में शपथ ली थी प्रधानमंत्री के तौर पर, तो सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में अगर कुछ था तो वो देश का
किसान और कृषि थी। हम जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में भारत कई दशकों पहले इतना पिछड़ा हुआ था कि देश के अंदर खाद्यान्न की जो आपूर्ति थी वो भी पूरी नहीं हो पाती थी, उत्पादन कम होता था, दूसरे देशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन एमएस स्वामीनाथन की जो हरित क्रांति थी उसी की बदौलत आज देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। और उन्हीं के शताब्दी समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने आज एक कृषि और किसानों के लिए जो बातें बोली हैं, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो है वो कृषि के क्षेत्र के लिए बड़ी बातें हैं। और उन्होंने बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बात, ये बड़ी बातों के साथ साथ काफी महत्वपूर्ण। और क्या कुछ महत्व है मनोज जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, कृषि को हम देश अर्थव्यवस्था हमारी जो है उसकी रीढ़ लगातार मानते हैं, और उस रीढ़ को किस तरीके से भारत मजबूती प्रदान कर रहा है। और जब बात टैरिफ की जा रही है तो सीधे तौर पर एक संदेश जो है वो प्रधानमंत्री ने दे दिया है कि जो किसानों का हित है उससे आगे ऊपर कुछ भी नहीं। और यहाँ पर अगर कोई बात भी आती है तो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा कि उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। ऐसा है ना कि ये जो मिस्टर ट्रंप ने जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, इसका कृषि क्षेत्र और टैरिफ से कोई मतलब ही नहीं जी। ये उन्होंने कहा है कि आप रूस से तेल लेना बंद करो क्योंकि रूस स्ट्रांग हो रहा है। असल में कहानी ये टैरिफ की नहीं है, कहानी एग्रीकल्चर सेक्टर की भी नहीं है। उस पर भी बाय द वे इंडिया ने मेरे ख्याल से काफी चीजों में अग्रीमेंट की है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि ट्रंप साहब को लगता था कि अगर वो यूक्रेन में शांति करवा दे जी हो सकता है उनको नोबेल प्राइज मिल जाए। अब उसके उनके नोबेल प्राइज के आगे खाली मिस्टर पुतिन खड़े हैं जी। तो उनको लगा कि कुछ रशिया के अगेंस्ट कुछ कर अगर मैं करूं कि मेरे को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं रशिया के लिए क्या कर रहा हूँ। अब वो चीन के अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनकी अपनी। मनोज जी, क्या भारत को एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उन्होंने देख लिया है? एब्सोल्युटली सिंबॉलिक है, इट इज ओनली सिंबॉलिक कि भाई देखो मैंने किसी के एक्शन लिया क्योंकि वो रूस के साथ लगे। लेकिन याद करिए मेरे ख्याल से ये रेटरिक ज्यादा है उनका, पॉलिटिकल रेटरिक, एक्शन कम हो जी। क्योंकि दो तीन चीजें हैं। एक तो इंडिया काफी क्रूशियल है, ये क्वाड आप जानते हैं जो क्वाड के बारे में जी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, इसमें इंडिया की बहुत अहमियत रहती है एशिया में, बहुत जरूरी है। तो उधर क्वाड को तो पुलिस करेंगे नहीं मेरे ख्याल से, इसी साल एंड में वो आने वाले हैं मीटिंग, तो ही विल नॉट एंडेंजर इट। आई थिंक वो सिंबॉलिक की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस तरह की प्रतीकात्मक अगर बात भी है तो उसका असर भी अगर देखा जाए क्योंकि जैसा कि अभी मनोज जी भी बता रहे थे कि कई दूसरे देश हैं जो लगातार रशिया से भी कारोबार करते हैं और यहाँ तक कि अमेरिका भी करता है, लेकिन जब ट्रंप से सवाल पूछा जाता है तो वो कह देते हैं इसकी तो मुझे जानकारी ही नहीं है। तो क्या ऐसे में सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर हम कह सकते हैं जिस तरीके से जो टैरिफ है उसमें इजाफा किया गया है? देखिए, कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान आ रहे हैं काफी देर रात को, और आपकी और मेरी नींद काफी खराब भी हो रही है इस सिलसिले को लेकर। पर जैसा उन्होंने कहा कि एक क्रिटिकल रेटोरिक है, इसमें एक्शन कम है और बातें ज्यादा हैं। और जो ये टैरिफ का इम्पोजिशन है इंडिया के ऊपर अब 50%, जो कि ब्राजील पर भी लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि ब्राजील ने भी साफ मना कर दिया है, काफी सारे सेक्टर्स को लेके अग्रीमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर में भी इंडिया ने काफी सारे कंसेशंस ऑफर करे, पर ऐसी सेंसिटिविटीज हमारी भी हैं, हमारे खुद के फार्म सेक्टर की। आप देखिए अमेरिका में जो फार्म सेक्टर है उसको सब्सिडीज मिलती है करीब $60,000 सालाना, और इंडिया में ऐसी सब्सिडीज नहीं मिलती है। तो जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अभी कहा कि ये जरूरी है कि किसानों के हित को देखना। ये डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं एक विश्व स्तर पर अपनी एक जगह बनाना, जिसे कहते हैं अमेरिकन हेजेमोनिक पावर वापस लेके आना, इसको देखना बहुत जरूरी है। और भारत का जो इस समय स्टैंड है वो इसी बात पर निर्भर है कि वो एक जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक शिफ्ट्स को देखता रहेगा। उसी जो आप देख रहे हैं अभी अमेरिका की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है। कल रात को भी पूछा गया था कि अब ये जो 25% और टैरिफ लगे हैं ये बताया जा रहा है 27 अगस्त के बाद से इफेक्टिव होंगे, लेकिन ट्रेड डील अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुई है जी। पर इस सब में आप देखें, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, और उसके बाद ये भी सामने आता है कि आप अगर इंडिया को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है तो चाइना तो ज्यादा तेल लेता है रशिया से,
बिल्कुल। यूरोप तो पूरा गैस की और हर दिन के साथ जैसिका अगर देखा जाए तो पूरी रशिया पे है। और उसके अलावा भी आप देखिए यूरोप का ट्रेड अलग से देखिए आप, गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि करीब $80 बिलियन पे आता है। इंडिया का ट्रेड रशिया के साथ सालाना $60 बिलियन के करीब पहुंचता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स की बात होती है, ये यही जो डबल स्टैंडर्ड है, मनोज जी क्या माना जाए, जैसा बन जाता है। जैसिका अभी हमें बता रही हैं, क्या अपनी जो पावर है, अपनी जो शक्ति है, उसको कम होता दे? क्योंकि भारत आज हम देख सकते हैं वैश्विक स्तर पर किस तरीके से लगातार एक सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, तो क्या ऐसे में उसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसको दबाने की कुछ कोशिश हम मान सकते हैं इसको? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ज्यादा ये लेट अस नॉट मेक टू मच आउट ऑफ इट। और हमको देखिए याद करें कि इंडिया की हार्ड पावर कम है, सॉफ्ट पावर ज्यादा है जी। हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम क्या आप रिटेलिएट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बल्कि आप ये सोचिए कि आपको ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि हमने अपना पॉइंट तो प्रधानमंत्री ने रख दिया है कि भाई इसके आगे हम कुछ करने को तैयार हैं। नाउ वी शुड प्ले इट डाउन, क्योंकि ये आदमी कोई रीजन को नहीं समझता है जी। ये अपना आप ही इनके अपने लोग ही समझाएंगे कि इंडिया से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत जरूरी है एंड यूएस कैन नॉट अफोर्ड टू गिव इट अप। लेकिन आप ये याद करें, जो एडिशनल जो 25% की बात हो रही है अभी हुआ नहीं है एंड इससे लेकिन हमारे गारमेंट एक्सपोर्टर को बहुत नुकसान, क्योंकि दे विल बी आउट ऑफ द यूएस मार्केट। पिछले 2-3 साल में बड़ी मुश्किल से रिटेल जायंट जो है यूएस में, जैसे कि बनाना रिपब्लिक है, गैप है और है, इनमें इंडिया ने बहुत इनरोड किया है। बिल्कुल, लेकिन भारत का उद्देश्य यही है कि और कैसे बेहतर अर्थव्यवस्था जो है हमारी हो सकती है, और जो लक्ष्य है हमारा विकसित भारत का, उसकी तरफ कैसे हम बढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा हमको याद करना चाहिए कि हमसे सबसे इंपॉर्टेंट पावर हमारी यूएस में भी सॉफ्ट पावर जी। बिल्कुल, तो ये और उसी वजह से भारत जो है आज वैश्विक पटल पर उभरता हुआ भी नजर आता है एक सुपर पावर के तौर पर, और खासतौर से वही सुपर पावर जो कि सॉफ्ट पावर भी है। ये जी क्लियर, अभी हम हार्ड पावर नहीं है जी। बिल्कुल, वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर। तो मेरे ख्याल से इस समय हमको ज्यादा पॉलिटिकल रेटरिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, जब आदमी बिल्कुल मनोज जी, भारत की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया हमने ऐसी दी ही नहीं है। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि हमारे इसमें जो हमारा राष्ट्रहित है वो सर्वोपरि है। हम तो सिर्फ इतनी बात यहाँ कर रहे हैं फिलहाल। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनुज जैसिका, आप दोनों का भी शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो खासतौर से टैरिफ की अगर बात की जाए, भारत जो है अपना स्टैंड जो है वो सीधे तौर पर साफ कर चुका है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो देखना होगा, क्योंकि लगातार इसमें जो बदलाव है वो हमें देखने को मिला है, और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में और क्या कुछ बदलाव हो सकता है वो भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। कैश कांड में जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस वर्मा ने कैश कांड में जांच प्रक्रिया को रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी। जस्टिस वर्मा ने जांच की वैधता को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की कोई दलील नहीं सुनी और उनकी अर्जी खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने आंतरिक 3 न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अमान्य करार दिया और कहा कि ये याचिका जो है वो सुनवाई योग्य नहीं है। तो जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत यहां नहीं मिली है। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मॉनसून सत्र को लेकर भी। मॉनसून सत्र के 14वें दिन लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से सदन को शांतिपूर्वक चलने देने की अपील की, लेकिन भारी हंगामे के चलते कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 सदन में पेश किया, जो 2017 के कानून में संशोधन करेगा। विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद विपक्ष के शोर शराबे के कारण कार्यवाही एक बार फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और वहीं संसद के उच्च सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई आज फिर प्रभावित हुई। उपसभापति हरिवंश ने बताया कि वर्तमान सत्र में राज्यसभा सदस्यों के पास जनता के मुद्दों को रखने का बड़ा मौका था, लेकिन लगातार विपक्ष के व्यवधान के कारण सिर्फ 13 तारांकित प्रश्न, 5 जीरो आवर सबमिशन और 17 स्पेशल मेंशन ही हो पाए। उपसभापति ने कहा कि हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई के 51 घंटे 30 मिनट खराब हो गए। विपक्ष की भारी शोर शराबे के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। ऑनरेबल मेंबर्स, वर्तमान सत्र में अब तक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे पास 180 स्टार्ट क्वेश्चंस, 180 जीरो आवर सबमिशंस, 180 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए। व्यवधान के कारण इस सत्र में अब तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। और संसद परिसर से हमारे संवाददाता राजेश राज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर देखा जाए मानसून सत्र का 14वां दिन, और जैसा कि उपसभापति ने भी कहा कि 51 घंटे 30 मिनट जो हैं वो पूरी तरीके से बेकार हो गए। एक सार्थक चर्चा उसमें होनी चाहिए थी देश की जनता के लिए, क्या बेहतर हो सकता है देश हित के लिए, लेकिन लगातार विपक्ष जो है अभी भी उसी अड़ियल रवैये पर आमादा है। बिल्कुल मुकुल, आपने सही कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई पर अगर एक नज़र डालें तो मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का चौथा दिन जो है ये भी पूरी तौर पर प्रभावित रहा है। और आपने देखा कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, एसआईआर के मुद्दे पर जो विपक्ष के सांसद हैं वो खूब हंगामा कर रहे हैं और लिहाजा लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयाँ जो हैं वो लगातार बाधित हो रही हैं। तीसरे हफ्ते के पहले दिन सोमवार को किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ये उम्मीद जताई थी, बाकायदा उन्होंने प्रेस को बुलाया था अपने कक्ष में, मीडिया से उन्होंने बातचीत करी थी और उन्होंने कहा था कि विपक्ष का ये रवैया संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाए थे कि बीएसी की बैठकों में या फिर जब कक्ष में हम साधारण रूप से जब हम मिलते जुलते हैं विपक्ष के नेताओं से, उस दौरान वो कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए और वो रजामंदी की मुहर भी लगाते हैं बीएसी की बैठक में, सर्वदलीय बैठकों में, लेकिन सदन में आते ही उनका आचरण बदल जाता है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। विपक्ष के लोग सदन के भीतर कुछ बोलते हैं और बाहर जाकर कुछ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। और ऐसे में किरण रिजिजू ने साफ तौर पर यह उम्मीद जताई थी कि मंगलवार से हम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेंगे। सत्ता पक्ष की यह कोशिश है कि अब शोर शराबे के बीच ही सदन में चर्चा कराई जाए और विधेयकों को पारित कराया जाए, क्योंकि सदन में अब तक जो है अगर हम बात करें तो पहले दिन जिस दिन मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी उस दिन शिपिंग से संबंधित एक विधेयक को राज्यसभा में सर्बानंद सोनोवाल ने पारित कराने में कामयाबी उनको हाथ लगी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो तमाम दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कल भी 3 और 2 विधेयक जो हैं वो लगे हुए थे, लेकिन किसी पर भी चर्चा कायदे से नहीं हो पाई। सिर्फ क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाने के लिए ही भारी जद्दोजहद लोकसभा अध्यक्ष को और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा को करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि 2 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या कुछ रवैया सामने आता है, लेकिन सरकार के सामने यह मजबूरी बढ़ गई है कि वो जो लटके पड़े विधायी कार्य हैं उन्हें शोर शराबे के बीच ही उसे पारित कराने की कोशिश करें, चर्चा कराने की कोशिश करें, क्योंकि उनके सामने ये काफ़ी जो है वो ज़रूरत भी है कि मानसून सत्र में अब जो है 21 अगस्त को मानसून सत्र का सत्रावसान हो जाएगा और ऐसे में हम कह सकते हैं कि तीसरे हफ्ते का आज ये चौथा दिन है, कल तीसरा हफ्ता खत्म हो जाएगा और अब तक कोई ठोस विधायी कार्य देखने को सदन के भीतर नहीं मिला है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने में दोनों सदनों में कामयाबी मिली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में और गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में उन्होंने चर्चा को कंक्लूड किया था। इसके अलावा कोई बड़ा विधायी कार्य जो है अब तक देखने को नहीं मिला है।
बिल्कुल राजेश, लेकिन क्या माना जाए, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप सवाल पूछिए जवाब हम देंगे, हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ऐसा विषय जो कि न्यायालय में विचाराधीन है और ये नियम के तहत सरकार कहती है कि चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन ना तो विपक्ष उस नियम को मानने को तैयार है और ना ही शोर शराबे से हम कह सकते हैं लगातार जो पूरा सदन है उसको हम कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। देखिए, प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अक्सर कहा करते थे, उनके ये कोट्स थे कि सदन जो है डेमोक्रेसी में लोकसभा या राज्यसभा चर्चा के लिए जगह होती है। वो कहते थे कि अगर किसी भी बात में अगर बात ना बने तो आप विमर्श करो, बहस कर लो, वोट करा लो, लेकिन डर और डंडे से लोकतंत्र नहीं चलता है। लेकिन डर और डंडे के बल पर अगर सदन को आप बाधित करने की कोशिश करेंगे तो आखिर डेमोक्रेसी की जो 3 खूबसूरती है कि बहस, विमर्श और वोट, अगर किसी भी विधेयक पर अगर आप रजामंद नहीं है तो आप वोटिंग कर लो और फिर वोटिंग के जरिए उस विधेयक का फैसला कर लो, बहस कर लो, विमर्श कर लो, वोटिंग कर लो, लेकिन डर और डंडे के बल पर लोकतंत्र को न चलाओ, ये राम मनोहर लोहिया कहा करते थे। लेकिन जो सदन का नज़ारा पिछले कई वर्षों से मैं देख पा रहा हूं मुकुल, लगभग 15 साल से मैं भी संसद कवर कर रहा हूं। 5 साल मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 की सरकार में हमने कवर किया, 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, और अब तीसरे कार्यकाल को भी कवर करने का मौका हमारे जैसे पत्रकार को मिल रहा है देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन न्यूज के लिए। हमने इस तरह के नज़ारे नहीं देखे कि सदन के भीतर बेवजह, बिना किसी बात के, बिना कोई मुद्दे के, सिर्फ मुद्दों की तलाश में विपक्ष जो है भटक रहा है, लिहाजा बिना वजह के कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई को बाधित की जा रही है। जब एसआईआर के मुद्दे पर सरकार ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लिहाजा संवैधानिक संस्था पर हम चर्चा हाउस में नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि एसआईआर पर हम चर्चा करें। बिल्कुल, उसी वजह से लगातार हम कह भी रहे हैं कि शायद मंशा परेशान करने की है जी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्रवाई जो है उसको किस तरीके से बाधित किया जाए, शायद विपक्ष लगातार इस तरह की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात की जाए, विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं एक गतिरोध बनाए हुए है, जिस वजह से जो पूरा सत्र है उसमें कार्रवाई जो है सदन की सही से नहीं चल पा रही। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की धराली की भी। खासतौर से हर्षिल और उसके आसपास के इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। आज सुबह 11 बजे तक करीब 87 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस प्रकार अब तक अगर देखा जाए तो कुल 135 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू उनको किया गया है। हर्षिल से निकाले गए लोगों में से 100 लोगों को उत्तरकाशी जबकि 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा जा चुका है। इसके साथ साथ रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों को चिनूक हेलीकॉप्टर से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून लाया गया। वहीं 274 तीर्थयात्रियों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया है। इन सभी यात्रियों को हर्षिल से उत्तरकाशी और देहरादून लाने की प्रक्रिया जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, राजस्व की टीमें सर्च और रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। जिन 274 लोगों को गंगोत्री और आसपास के इलाकों से लाया गया है, सचिव आपदा प्रबंधन ने उनका राज्यवार विवरण दिया है। सुरक्षित निकाले गए तीर्थयात्रियों में गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21, उत्तर प्रदेश के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7, असम के 5, कर्नाटक के भी 5, तेलंगाना के 3 और पंजाब के जो 1 श्रद्धालु हैं वो शामिल हैं। तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य पर लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम धामी ने धराली से रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात की और अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने सभी आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तरकाशी से धराली तक रोड बनाने का काम भी युद्धस्तर पर जारी है। बीआरओ के महानिदेशक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके कार्य का जायजा ले रहे हैं। खासतौर से डी न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह ने बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन से खास बातचीत की। रघु श्रीनिवासन जी इस समय हमारे साथ हैं, जो डीजी बॉर्डर रोड हैं। सर, आज आपने सर्वे किया, देखा भी हेली से, क्या स्थिति है पूरे इलाके की अगर उत्तरकाशी से धराली तक की बात करें? यहाँ पर 4 मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्लाइड आया है या ब्रिज टूटा है। एक तो पापड़गढ़, एक जो आगे
लामची गार्ड में जो ब्रिज गया हुआ है, और उससे आगे दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये स्लाइड्स आए हैं। मेजर स्लाइड्स हैं, तकरीबन 150 से 200 मीटर के। कंप्लीट रोड ही नष्ट हो गई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कब तक जो रोड है रिस्टोर हो पाएगी, क्योंकि उसकी वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है? बेली ब्रिज लॉन्च करेंगे लामचीगढ़ में, जहां पर ब्रिज नष्ट हुआ है। उसके बाद हमारा अनुमान है कि हर्षिल तक रास्ता खुल जाएगा। जो हर्षिल से दराली के बीच में जो रास्ता है, वहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है। वहाँ पे 300 मीटर की जो सड़क है वो अभी पानी के नीचे है, और हमने उसमें से 90 मीटर्स क्लियर कर लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी से अभी उत्तरकाशी में मेरी भेंट हुई। उनका ये डायरेक्शन था कि सबसे पहले जो है किसी भी तरह हमें कनेक्टिविटी को बहाल करना है, तो ये हम वॉर फुटिंग पर कर रहे हैं। आप देखें कि पानी और मलबे से रोड बुरी तरीके से नष्ट हो गया है, तो क्या अब नई रोड बनाने का प्रयास होगा या उसी रोड को रिस्टोर करें, क्योंकि 50-50 फुट तक मलबा वहाँ पर मौजूद है? दोनों विकल्प देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि रोड को हम यूज़ कर पाए, और अगर नहीं यूज़ कर पाए तो हम उसको आगे नहीं यूज़ करेंगे, फ्रेश रोड काटेंगे। और यही जो प्रयास है हमारा हर्षिल से धराली के बीच में रहेगा। अगर हम धराली तक की बात करें, आपने पूरा इलाका देखा है, कब तक धराली रोड कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी? कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? और दूसरा, चिनूक हेलीकॉप्टर भी उतरा है रेस्क्यू के लिए, उसका भी इस्तेमाल बीआरओ करेगा? देखिए, मेरा अनुमान है कि आज रात तक हम ये जो लामचीगढ़ है वहाँ पर ब्रिज बनाना शुरू करेंगे, और ये परसों तक हम इसको हमारा कंप्लीट करने का अनुमान है। तो इसका मतलब हर्षिल तक के लिए तो रास्ता हो गया, और हर्षिल से धराली के बीच में मेरे को लगता है 1 दिन और लगेगा। तो 4 दिन के अंदर हम धराली को के पास में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे गाड़ियाँ जा सकें। वहाँ पर ब्रिज है, ये एक पहाड़ी नाले के ऊपर है, और वहाँ पर जो हमारे पास में स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पर चिनूक उस वैली के अंदर नहीं जा पाएगा। तो अभी तक जो चिनूक का इस्तेमाल है, अभी हम हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डीजी बीआरओ, जो बता रहे थे कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर धराली तक रोड कनेक्टिविटी बहाल कर ली जाएगी। इसके अलावा 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं, और उनको भी रिस्टोर करने का काम तेजी के साथ चल रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, उत्तरकाशी। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं नीरज का ही। धराली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है, और जो बीआरओ के महानिदेशक हैं उनसे बातचीत भी हमने आपकी सुनी, किस तरह की चुनौतियां फिलहाल अब नजर आ रही हैं? क्योंकि सैलाब को चीर कर रास्ता बनाना वाकई अपने आप में बहुत मुश्किल भरा है, लेकिन लगातार जो एजेंसियाँ हैं उस काम में लगी हुई हैं। देखिए, बिल्कुल मुश्किल भरा है, क्योंकि आप देखें कि जिस रास्ते को बनाने का काम चल रहा है, उस रास्ते पर ऑलरेडी जो मलबा है वो 50 फीट के करीब मौजूद है। अब उस मलबे को हटाना और फिर रास्ते को रिस्टोर करना, ये अपने आप में मुश्किल है, और ये सेंसिटिव भी है, क्योंकि दोबारा से इसी रास्ते पर मलबा आने की संभावना है। यही कारण है कि आप देखें कि जो डीजी बीआरओ हैं वो इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि हर्षिल से धराली तक एक जो नया रास्ता है, अल्टरनेट रास्ता है, उस पर भी सोचने का जो काम है वो शुरू कर दिया है। और अगर ये रास्ता फिर दोबारा से यूज़ में नहीं आया, तो नए रास्ते का जो निर्माण है वो धराली से लेकर हर्षिल के बीच में किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डैमेज है, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें या पूरे इलाके कोई डैमेज की बात करें, वो यही इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जो हर्षिल से धराली के बीच में है। जहाँ तक हर्षिल तक कनेक्टिविटी की बात है, जोर शोर से काम चल रहा है। चुनिक जो हेलीकॉप्टर है, उससे बड़ी जो मशीनें हैं वो धराली तक पहुँचाई गई हैं, ताकि वहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है या मलबा हटाने का काम है उस पर फोकस किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो सैकड़ों की संख्या में जो लोग फंसे हुए थे हर्षिल से और गंगोत्री के बीच में, जो कई अलग अलग राज्यों के तीर्थ यात्री थे, उनको वहां से निकालकर सुरक्षित हर्षिल तक पहुंचाया गया है। और उनमें एक बड़ी संख्या है जिनको हर्षिल से निकालकर उत्तरकाशी जो हेलीपैड है वहां पर पहुंचाया गया है। तो रेस्क्यू का काम, चाहे हम एनडीआरएफ की बात करें, आरडीएफ की बात करें, इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आईटीबीपी की बात करें, तेजी के साथ काम चल रहा है। आज अच्छी बात यह है कि मौसम सुबह से ही खुला रहा है। सुबह जरूर लग रहा था कि बीच में मौसम खराब होगा, लेकिन तेज़ धूप निकली, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने का काम है वो अब तेज़ी से हो रहा है।
अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो रोड कनेक्टिविटी खासतौर से भटवाड़ी से लेकर और जो हर्सिल के बीच में डैमेज है, जो 4 पॉइंट बीआरओ के महानिदेशक हैं उन्होंने हमको बताए थे, उन 4 पॉइंटों को रिस्टोर करने का जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। बैली ब्रिज का जो सामान है वो यहाँ पर पहुँच गया है और ये इस तरह का ब्रिज है, अगर आप देखें कि जब कोई पुल बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है तो एक अस्थायी रूप से जो लोहे के एक तरीके से सरिया और उनका प्रयोग करके बैली ब्रिज बनाया जाता है, ताकि जो बड़े बड़े वाहन हैं या बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं उनको वहाँ से गुजार कर धराली तक पहुँचाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। वहाँ पर डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो पहुँच गई हैं, ड्रोन से हर एक जगह की लोकेशन है वो देखी जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से किया जाए। प्रशासन और जो राज्य सरकार है वो लगातार सक्रिय है। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय टमटा वो यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं और रोड को रिस्टोर करने के काम में लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। देर रात तक मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने बैठक की, सुबह भी अधिकारियों के साथ निकलकर वो जो अलग अलग स्थल हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुए थे वहां पहुंचे, ताकि जल्द से जल्द रोड कनेक्टिविटी का काम बहाल कर लिया जाए और उसके बाद ही ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में खासतौर से जहां मलबा पड़ा है उसे हटाने के काम में तेजी आएगी। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ नीरज जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो सीएम धामी है लगातार इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी कोई आंकड़ा अभी तक पता चल पाया है कि और कितने जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं? देखिए, ये आंकड़ा ज़रूर कल जब हमने मुख्यमंत्री से बात की तो उनका ये कहना है कि 250 के करीब तीर्थ यात्री हैं जो अलग अलग राज्यों से गंगोत्री पहुंचे थे। हर्सिल से गंगोत्री के बीच में वो फंसे हुए थे, उनसे संपर्क हो गया है। प्रशासन की जो टीमें हैं वो उनके पास पहुंच गई हैं और उनको निकालने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। और आज सुबह से ही एक बड़ी संख्या में करीब 70 से 80 के करीब जो लोग हैं उनको वहाँ से निकालकर सुरक्षित उत्तरकाशी पहुँचाया गया है। जिनको इलाज की ज़रूरत थी एम्स में पहुँचाया गया है और स्थानीय स्तर पर जिनको एक तरीके से कहें कि फ़र्स्ट एड की ज़रूरत थी उनको फ़र्स्ट एड दी गई है, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल टीम भी तैनात हैं, डॉक्टरों की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। अगर किसी को फ़र्स्ट एड या छोटी मोटी कोई परेशानी है उसके इलाज की ज़रूरत हो, बाकी जो कोई गंभीर रूप से बीमार है या किसी तरीके की परेशानी है तो उसको रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है, उत्तरकाशी से एम्स में भेजा जा रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेस्क्यू का काम है उसे किया जाए और लोगों की जो परेशानी है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। लेकिन आपदा बहुत बड़ी है और पूरे इलाके को देखें 50 फीट के करीब मलबा है वहाँ भरा हुआ है। जो धराली विलेज है वो एक तरीके से मिड पॉइंट था गंगोत्री जाने वालों के लिए, और जो तीर्थ यात्री हैं वो धराली और हर्सिल यहीं पर स्टे करना पसंद करते थे। 2013 की आपदा में भी जो हर्सिल है वो प्रभावित हुआ था और इस बार धराली पूरा का पूरा एक तरीके से कहते हैं कि वॉश आउट हो गया है उस मलबे के कारण। तो उस आपदा से निपटने में या ये कहें कि रेस्क्यू करने में टाइम लगेगा। यही कारण है कि रोड कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं वहाँ पहुँचाए जाएँ और रीस्टोर का काम और इसके अलावा रेस्क्यू का काम है उसमें तेजी लाई जाए। जी बिल्कुल, लगातार उसी तेज़ी के साथ जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है और युद्ध स्तर पर हम कह सकते हैं लगातार जो हमारी राहत बचाव एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस रेस्क्यू अपडेट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाना आपने किस तरीके से जो हालात पैदा हुए थे उनसे निपटने के लिए लगातार राहत बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ और खबरें हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 कर्मियों की मौत हो गई, वहीं 12 अन्य घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना बसंतगढ़ इलाके में कंडवा के पास वाहन के फिसलकर गहरी खाई में गिरने से हुई। घायल सीआरपीएफ कर्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, कंडवा बसंतगढ़ क्षेत्र में सीआरपीएफ के एक वाहन के साथ हुई सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे। मैंने अभी भी डीसी सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हैं और मुझे जानकारी दे रही हैं। बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। स्थानीय लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए हैं। हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उधमपुर के पास हुए एक हादसे में सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर गहरा दुख जताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का संदेश लिखते हुए लिखा है कि उधमपुर के पास हुए एक हादसे में सीआरपीएफ जवानों की शहादत से दुखी हूं। हम राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी गैंग स्क्वाड ने नकली लाइफ सेविंग दवाओं का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें गैंग का सरगना राजेश मिश्रा भी शामिल है। गिरोह देश के कई हिस्सों में फैला है, जो अपना गोरख धंधा मुरादाबाद, देवरिया, गोरखपुर, पानीपत, जींद, बद्दी और सोलन से चला रहा था। गिरोह द्वारा अलग अलग कंपनियां, जो कि काफ़ी मशहूर कंपनी है, उनके न सिर्फ नकली दवाइयाँ तैयार की जाती थी। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल जितेंद्र को इनपुट मिला है कि नकली दवाइयों की एक बड़ी खेप दिल्ली लाई जा रही है। इस इनपुट पर 30 जुलाई 2025 को सिविल लाइंस के पेट्रोल पंप पर जाल बिछाया गया। जैसे ही यूपी नंबर विकनार कार वहां पहुंची, उसे रोका गया। कार में बैठे मोहम्मद आलम और मोहम्मद सलीम निवासी मुरादाबाद के पास से भारी मात्रा में नकली अट्रैक्स और एग्यूमेंटिन की गोलियां मिली, जिसके बाद से इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को ट्रांसफर से जुड़ी समस्याओं के निवारण का भरोसा दिया है। एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार ने कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है। अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा, ताकि यथासंभव इच्छित प्रखंडों या उनके नज़दीक उनका पदस्थापन हो सके। शिक्षकगण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित ना होकर बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए लगनपूर्वक काम करें। बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां जिले में 10 से 14 अगस्त तक प्रत्येक मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की प्रमुख भूमिका रहेगी। बलिदान होने वालों के सम्मान में तख्तियां लेकर यात्रा निकाली जाएगी। 12 से 14 अगस्त तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाकर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन जुलूस और प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी तथा प्रभावित परिवारों से भेंट की जाएगी। इस यात्रा में आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। और आइए बात कर लेते हैं खेल जगत की खबरों की भी, और खेल जगत की तमाम खबरों को जानने के लिए रुक लेते हैं मेरे सहयोगी गौरव का। गौरव, क्या ताज़ा खबरें खेल जगत की? शुक्रिया मुकुल। और खेल जगत की खबरों की शुरुआत करेंगे क्रिकेट की खबर के साथ, जहां ताज़ा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शीर्ष 5 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं।
जायसवाल ने ओवल टेस्ट में 118 रन की पारी खेली थी। ये सीरीज में उनका दूसरा शतक रहा। उन्होंने सीरीज में कुल 411 रन बनाए। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। सिराज 12 स्थान चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए। प्रसिद्ध 25 स्थान चढ़कर 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो गस एटकिंसन और जोश टंग ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। दोनों ने मिलाकर ओवल टेस्ट में 8 विकेट लिए थे। एटकिंसन पहली बार शीर्ष 10 में पहुंचे हैं। वे मिशेल स्टार्क के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर हैं। वहीं टंग 14 स्थान चढ़कर 46वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। इसमें जुलाई 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। नॉमिनेट किए गए खिलाड़ियों में शुभमन गिल के अलावा इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर शामिल हैं। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में कुल 754 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 4 मुकाबलों की 7 पारियों में 304 रन बनाए। इसमें शतकीय पारी भी शामिल है। इसके साथ ही स्टोक्स ने पूरी सीरीज में 17 विकेट भी हासिल किए। दूसरी ओर वियान मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में 531 रन की पारी खेली, यानी इतने टोटल उन्होंने रन स्कोर किए अपने बल्ले से। और अब बात कर लेते हैं शतरंज की। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का तीसरा संस्करण आज से शुरू होगा। यह प्रतियोगिता एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। दरअसल प्रतियोगिता के आयोजन स्थल हयात रेजेंसी चेन्नई में इलेक्ट्रिकल फायर की घटना के चलते धुआं देखने को मिला था, जिसके बाद आयोजकों ने सावधानी बरतते हुए सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को पास के ही एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि प्लेइंग एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और प्रतियोगिता आयोजित करने के सभी इंतजाम पूरे हैं। ये प्रतियोगिता आज से शुरू होगी और प्रतियोगिता का समापन अपनी नियत तारीख यानी कि 15 अगस्त को ही ये प्रतियोगिता खत्म होगी। बीच में रेस्ट डे नहीं रखा जाएगा। इस प्रतियोगिता में अर्जुन एरिकेसी, हरिका द्रोणावल्ली जैसे मशहूर खिलाड़ी जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। नाओमी ओसाका ने कनाडा ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में ओसाका ने क्लेरा टॉसन को मात दी। ओसाका ने यह मैच 6-2, 7-6 से जीता। अब फाइनल में ओसाका का सामना कनाडा की विक्टोरिया एम्बोको से होगा। यूएस ओपन की ही बात करेंगे। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की इनामी राशि बढ़ा दी गई है। आयोजकों के मुताबिक इस बार यूएस ओपन में टेनिस इतिहास की सबसे ज्यादा इनामी राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता की कुल इनामी राशि $90 मिलियन होगी। वहीं पुरुष और महिला एकल के विजेताओं को $5 मिलियन मिलेंगे। विजेताओं को मिलने वाली इनामी राशि पिछले साल के मुकाबले 39% ज्यादा है। वहीं कुल इनामी राशि में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल पुरुष और महिला वर्ग के शीर्ष 20 खिलाड़ियों ने पत्र लिखकर ग्रैंड स्लैम में ज्यादा इनामी राशि दिए जाने की मांग की थी। तो मुकुल, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। शुक्रिया गौरव इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए। और आइए अब मीडिया प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस द्वारा हाल ही में जारी जुलाई घोषणा पत्र की कड़ी निंदा करते हुए इसे खारिज कर दिया है। आवामी लीग ने इस घोषणा पत्र को दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया। पार्टी ने कहा कि अंतरिम सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, भावना और मूल्यों को व्यर्थ रूप से विकृत करने का प्रयास किया है। राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के योगदान को और कम किया जा रहा है। यह सरकार शुरू से ही विभाजन की राजनीति कर रही है। आवामी लीग के बयान में कहा गया है कि ये घोषणा पत्र इतिहास में विभाजन के एक शर्मनाक दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा, जिसमें तथ्यों को विकृत किया गया है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह घृणित राजनीति से प्रेरित है। विभाजन और दुष्प्रचार को हथियार बनाकर सोची समझी साजिश के तहत व्यक्तिगत स्तर तक कलह फैलाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी ने बांग्लादेश की जनता के लिए कहा, अपना भविष्य सत्ता को हड़पने वालों के हाथों में ना सौंपें। उनके पिछले सभी कार्यों की तरह यह तथाकथित घोषणा पत्र स्वतंत्रता विरोधी, राष्ट्र विरोधी और जन विरोधी ताकतों के लिए एक ढाल का काम करता है।
लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देने के बहाने वे न केवल अत्याचार और सैन्यवाद को छुपा रहे हैं बल्कि उसे वैध बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी की मान्यता भी चुनाव आयोग ने रद्द कर दी है। तो आज के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक